एम्पायर, हम लोगों ने इसे जो पहले, क्योंकि हमारे जितने चैप्टर्स होंगे इन ऑल आर 11th एंड 12th, मोस्ट ऑफ देम आर इंटरकनेक्टेड। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि एक सिविलाइजेशन, राइटिंग, अर्बन एरिया, या फिर अगर हम कहते हैं कि एम्पायर कैसे स्टार्ट हुआ। और इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोग स्पेसिफिकली पढ़ेंगे एक एम्पायर जो आज की डेट पर 3 कॉन्टिनेंट्स को कवर करता है। यानी उसके जो एरिया से, अब अगर हम अपने हिंदुस्तान के बारे में बात करते हैं, फिर टॉक अबाउट इंडिया, आज हमारे लिए इंडिया का मतलब है जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी। लेकिन अगर आप सालों पहले का ले लेंगे ना, तो आप देखोगे कि उस वक्त राजा राम जी के वक्त में, अगर हम कहते हैं कौशल राज, तो आज का जो अफगानिस्तान है, आज का जो हमारा अफगानिस्तान है उस एरिया में है। एंड कुछ एरियाज तक्षशिला, नालंदा, नालंदा आपका बिहार, एंड तक्षशिला आपका जो है पाकिस्तान। तो जो ये तो बाद में मैप्स में कई चेंजेस आए, तो उस वक्त में एक ऐसा एम्पायर विच स्प्रेड ओवर आज की डेट के 3 कॉन्टिनेंट्स के अंदर आता। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट। बट उससे पहले हमें थोड़ा सा टाइमलाइन को लेकर चलना है कि कैसे स्टार्ट हुआ था। तो ये जो पहले लिखे होते हैं ना, इनको थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है, बिकॉज यू वुड बी गेटिंग द क्वेश्चंस ऑफ सोर्स, यानी कि आपका पैसेज बेस्ड, और आपके जो 1 मार्कर क्वेश्चंस है वो इनमें से आते हैं। ठीक है। तो बाय द 6th सेंचुरी ईरानियंस, हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था कि जो मेसोपोटामिया, उसके अंदर 2 तरीके के लोग आ चुके थे। एक तरफ आपका ईरान वाला था। सो दे हैड कंट्रोल्ड ओवर द पार्ट्स ऑफ अजीरियन एम्पायर। देयर वाज ट्रेड विच डेवलप्ड, और सिर्फ ट्रेड जो है वो सिर्फ, नॉट इट वाज ओवरलैंड बट ऑल्सो ऑन द कोस्ट। देन इन द ईस्टर्न मेडिटेरियन, जो हमारा मेन यहां से स्टार्ट हो रहा है, द ग्रीक्स एंड देयर कॉलोनीज बेनिफिटेड फ्रॉम द इम्प्रूवमेंट ऑफ टिन। हम लोग अगर कभी भी कहते हैं ना, तो हम कहते हैं ग्रीक इज कॉल्ड एज द क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन। हम ग्रीक को क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है इट इज वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। एंड जो हम लोग गॉड या बहुत सारी चीजों को आज रिलेट करते हैं, दे ऑल started from there. They also benefited from close trade with nomadic people to north of Black Sea in Greece. ये आपको जो है, जो मैं अंडरलाइन कर रही हूं, इस पर आप प्लीज ध्यान करेगा। एथेंस एंड स्पार्टा वर द फोकस ऑफ सिविक लाइफ। एथेंस आज भी, अगर हम लोग कहते हैं एशियन गेम्स, ओलंपिक्स, इन सब के लिए जो बैक डेटा जाता है, जो आप अपने फिजिकल एजुकेशन में भी पढ़ते हो, दैट गोज टू एथेंस। From among the Greek state, the late fourth, the ruler of kingdom Macedon, Alexander undertook a series of military campaign and conquered parts of North Africa, West Asia, Iran, reaching up to Bias. अलेक्जेंडर के बारे में आपने पढ़ा होगा, हम हिंदी में उनको सिकंदर बोलते हैं। Alexander's troop retreated though many Greek stayed behind. वो लोग चले गए, लेकिन इन जगहों पर ग्रीक्स आके रह गए। Throughout the area under Alexander's control, ideals and cultural traditions were shared among the Greeks and local population. The region on the whole became Hellenized. पेपर का क्वेश्चन जितने भी ग्रीन से मैं करती जाऊंगी, all of them are exam related. The Greeks were called Hellenes, and Greek became a well-known language throughout. The political unity of Alexander's empire disintegrated quickly after his death, and Hellenic culture remained important in the area. As I said, Greek is called as the cradle of civilization. The period is often referred as Hellenic period in the history of region, but this ignores the way in which other cultures, especially the Iranian, were also as important. तो इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट स्मॉल, मतलब इसके बाद क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस, व्हेन द कल्चर डिसइंटीग्रेटेड, क्या हुआ था।
Small but well organized military forces of central Italian city state of Rome took advantage of political discord. अगर हम विलियम शेक्सपियर, जूलियस सीजर, ऑगस्टस, इन सब के बारे में बात करते हैं, दे ऑल गो टू रोम एंड एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर नॉर्थ अफ्रीका। देखो अब हमारा क्या क्या आ रहा है, देखो नॉर्थ अफ्रीका, ईस्टर्न मेडिटेरियन, ये हमारा जो था ये तीन एरियाज के अंदर जो है, मतलब अलेक्जेंडर का जो एम्पायर था वो इस तरीके से तीन एरियाज के अंदर डिवाइड हो गया। रोम वॉज रिपब्लिक, government was based on a complex system of election, but its political institutions gave importance to birth, wealth, society benefited from slavery. The forces of Rome established a trade network for between states that had once been part of Alexander's empire. Alexander का empire, then आपका नॉर्थ अफ्रीका एंड द ईस्टर्न मेडिटेरियन वाला जो रीजन है ये हमारा आता है, दैट इज आपके थ्री, आपके व्हाट यू कॉल एज एम्पायर, सॉरी, नाउ इन द मिडल ऑफ फर्स्ट सेंचुरी, वन सॉरी इन द मिडल ऑफ वन सेंचुरी अंडर जूलियस सीजर। आपको मैंने बताया था ना जूलियस सीजर के बारे में ना, बहुत मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों का तो उसमें इन आवर बीकॉम में हमारा एक रोल वो भी था। बट जूलियस सीजर अगर आप पढ़ोगे ना, 10th स्टैंडर्ड की जो दूसरी बुक थी ना उसके अंदर था। एंड आई हैव बीन मुझे बड़ा मतलब एक तरफ से मेरे लिए ना वो बहुत ही क्लोज रहता है। एक्चुअली मेरा एक स्टूडेंट है, नाउ ही इज नाउ हिमसेल्फ अ टीचर, ही इज एक्चुअली एन इंजीनियर। जब ये जूलियस सीजर हम पढ़ाते थे तो मैं अपने बच्चों को इन द स्कूल्स नॉर्मली व्हाट हैपेंड इज, हम जो डायलॉग होते थे ना वो हम देते थे बच्चों को, एंड हिज वॉइस एग्जैक्टली कोऑर्डिनेटेड विथ सीजर्स वॉइस। तो जब वो आज भी मैं उसको पढ़ाती हूँ या पढ़ती हूँ ना तो मुझे वो चीज याद आती है। बट हु वॉज जूलियस सीजर? ही वॉज द कमांडर ऑफ द मेन, वहां पर जो मिलिट्री कमांडर था वो था, लेकिन लेटर ऑन ही वॉज किंग ऑल्सो। बट अनफॉर्चुनेटली उसके अपने ही जो फ्रेंड्स थे, मीन्स वन ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड्स ब्रूटस, ही किल्ड हिम। तो व्हेन हमारा कोई अपना दोस्त हमें धोखा देता है ना तो हम इंग्लिश में बोलते हैं ए टू ब्रूट। तो दैट्स हाउ जूलियस सीजर इज स्टिल रिलेटेड। बट अंडर हिज मतलब कि हिज कमांड द रोमन एम्पायर वाज एक्सटेंडेड टू प्रेजेंट डे ब्रिटेन एंड जर्मनी। तो इतना वास्ट था वो आपका। लैटिन स्पोकन इन रोम, आपका ये जितने जितने ये वर्ड्स है ना, ये एक एक चीज आपके पेपर में आ सकता है। was a main language, though many in the east continue to use Greek. अगर हम यूरोप को देखते हैं ना तो ऑन द लेफ्ट साइड हमारा ग्रीक आता, ग्रीस, मतलब नीचे की तरफ ग्रीस, मसिडोनिया, बेसिलोना, तो वहां पर आपका जो है ग्रीक था। बट अगर हम थोड़ा इटाली, ग्रीक से थोड़ा लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ जाते हैं, वेस्टर्न की तरफ, तो वहां पर आपका जो है रोम है, तो वहां पर आपका लैटिन बोला जाता है। And the Romans had great respect for Hellenic culture. There were changes in political structure of empire from the late first century as it was substantially Christianed. Christine का मतलब होता है named, उसका नाम देना, after the emperor Constantine and became a Christian in the 4th century. इसलिए हम ट्रेटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बोलते हैं जो ग्रीस को सेपरेट स्टेट में रिकॉग्नाइज करता है। To make government easier, the Roman Empire was divided into eastern and western halves in the 4th century. जैसे हमारे यहाँ पर है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो उन्होंने ईस्ट और वेस्ट बना रखा था। But in the west, there was a breakdown of arrangement that existed between Rome and tribes like Gothic हम बोलते हैं, Vandals, Visigoth, ये सब एक
टर्म है। These arrangements dealt with trade, military recruitment, and settlement, and the tribes increasingly attacked the Roman administration. Conflict increased and coincided with internal decisions in the empire, leading to the collapse. West में collapse हुआ. Tribes established their own kingdoms within the former empire, though with the prompting of Christian Church, a Holy Roman Empire was formed from some of these kingdoms from 9th century, and this claimed some continuity with the Roman Empire. मतलब सब टूट गए और बाद में छोटे छोटे आपके एम्पायर्स आने लगे, अपने अपने ट्राइबल ने अपना अपना जो है किंगडम किया, बाद में दे केम अक्रॉस. देयर वाज पहले एक इकट्ठा हुए, वेस्ट एंड ईस्ट हुए, लेकिन बाद में वेस्टर्न में जो है टूट गए. Between 7th and 15th century, almost all lands of Eastern Empire came to be taken over by Arab Empire, that is the follower of Prophet Muhammad. That is उस एरिया में इस्लामिक जो है वो आपका आया, centered on Damascus or by its successor. There was a close interaction between Greek and Islam, but yet Greeks did not want to be under Islam. 10th में था ये आपके nationalism में. There was the trading network of area and its prosperity attracted the attention of pastoral people, including various Turki tribes who often attacked the cities of region and established control. The last of those people to attack this area and attempt were Mongols. The under Genghis, आपने सुना होगा ना, Genghis Khan, he is the one. बहुत मूवीज हैं इनके ऊपर. जेंगिस खान एक तरफ से बड़ा हिटलर टाइप था. एंड हिज सक्सेसर who went into West Asia, Europe, Central Asia, China, all these attempts to make and maintain हमारे कहीं ना कहीं जो Mongolians and Mughals, जेंगिस खान, इन सब का जो है हमारे अपने हिस्ट्री से भी बहुत रिलेशंस आते हैं. If we go into deep, they were driven by the search to control the resources of trading network that existed in the region. But जितनी भी लड़ाइयां हुई, जो भी एरियाज में हुई, इन सबका सबसे बड़ा एक ही प्रॉब्लम था, दैट वाज दे वांटेड टू टेक द कंट्रोल बिकॉज ऑफ द ट्रेड. लाइक इंडिया उस वक्त में कहा जाता था सोने की चिड़िया. ऑल द एम्पायर्स इन्वॉल्व्ड administrative system to give stability to trade. They also evolved different types of military or military organization. The achievement of one empire were often taken by its successor. जैसे होता है राजा का बेटा, उसका बेटा. Over the time, the area came to be marked as Persian, Greek, Latin, Arabic, ऐसे बनने शुरू हुए. तो सोचो एक एरिया से कितने सारे एरियाज कैसे बने. आज पर्शिया मतलब कि हमारा ईरान वाला एरिया है, ग्रीक आपका है, लैटिन वी डोंट हैव हियर एग्जैक्टली, अरब जो है उसके एरियाज भी आपके जो है दे हैव बीन. अगर हम यूएई वाला एरिया देखते हैं, अफ्रीका और यूरोप के बीच का एरिया. द एम्पायर्स वर नॉट स्टेबल. This was partly due to the dispute, conflict over resources. It was due to the crisis between the empires and pastoral. मतलब बड़े सारे ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से आपस में वो लड़ाई कर. So it is worth noting that not all empires were city centric. The Mongol Empire of Genghis Khan, his successor, is a good example on how an empire could be maintained by pastoral people for a long time and with success. हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा गोल्डन पन्ना है जेंगिस खान का. Not in the positive, but if you see how he succeeded, कैसे उधर से फिर आपका जो अफगानिस्तान, फिर ये वाला एरिया, ये सारा. Religions that appeal to people of different ethnic origin who often spoke different. जैसे क्रिश्चियनिटी तो था ही था, एंड थोड़े टाइम के बाद वहां इस्लाम भी आ गया. तो जो हमने ये चीज पढ़ी है, ये जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कि रोमन एम्पायर कैसे 3 कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो है फैला था. Then what were the major religious cultural development? How the books were written,
हाउ द पीपल वर रूड। हम ऑलरेडी इसका जो है एक छोटी सी समरी पढ़ चुके हैं, तो अब हम पढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो इसे पहले हमने बैकड्रॉप पढ़ा था ना, ये था कि हाउ, आज मतलब अभी का नहीं तो हम बोल नहीं सकते एग्जैक्टली, तो आज के यूरोप को तो हम बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। यूरोप क्या, वेस्टर्न को बिल्कुल भूल जाओ, बेल्जियम नीदरलैंड ये वाले एरिया को भूल जाओ। जो आपका एम्पायर था एग्जैक्टली अगर हम भाषा में बात करते हैं, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर जो है, हम हमारे लिए अलेक्जेंडर पुरु, हमारे यहाँ पर थे पुरु राजकुमार। तो इन सब की जो कहानियां है ना, दे ऑल आर पार्ट ऑफ एवरी हिस्ट्री। इनके, अलेक्जेंडर इज सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री कमांडर ऑफ हिज टाइम। जूलियस सीजर तो थे ही थे, उनके बारे में हम उसमें पढ़ेंगे, रोम में पढ़ेंगे। तो कैसे इन छोटे छोटे एरियाज के अंदर, जिनको आज हम अलग अलग नाम से जानते हैं, ये एरियाज के अंदर मंगोल्स आए, फिर उसके बाद कैसे लैंग्वेज के अंदर चेंज आया, कल्चर के अंदर चेंज आया, रिलीजन के अंदर चेंज आया, क्योंकि पहले आपका एस्टैब्लिश था क्रिश्चियनिटी, लेकिन बाद में जो प्रोफेट मोहम्मद के फॉलोवर्स थे वो आपके चले गए, एंड देन वहां पर बन गया आपका इस्लाम, एंड देन आपके अदर रिलीजन कैसे फॉर्म हुआ। तो दिस इज द बैकड्रॉप। और अब हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ रोमन एम्पायर। इसमें जो मैंने अंडरलाइन किया था, जैसे कौन से वो देव सिटीज थे, स्पार्टा एंड एथेंस, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, दे आर ऑल इंपॉर्टेंट एज पर पेपर, राइट। द रोमन एम्पायर covered a vast stretch of territory that included most of the Europe as we know it today and a large part of fertile Crescent and North Africa. In this chapter, we shall look at the way the empire was organized, the political forces, the social groups. You will see the empire embraced a wealth of local culture, language. Women had stronger legal position, जो कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। अगर हम आगे की उसमें पढ़ते हैं ना, तो हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, एलिजाबेथियन एरा, ऐसा ही पढ़ते हैं हम सारे एरास को, मतलब वी स्टडी इट इन दैट वे जब हम रोमन एम्पायर को पढ़ते हैं तो। But also that much of the economy was run on slave labor, denying freedom to substantial number of persons, positive B and negative B. Then the empire fell apart in west, but remained intact and exceptionally prosperous in the eastern half. इस तरफ नीचे की, the caliphate, which you will read in the next chapter, built on this prosperity and inherited its urban and religious ट्रेडिशन। तो ये है हमारा। अब हमारा आता है एज यू से, ये देखो पैपिरस, ये पेपिरस ही से ही हमारा वर्ड पेपर आया था। द वर्ड पेपर, पैपिरस, स्क्रॉल्स, स्क्रॉलिंग में बना हुआ है। रोमन हिस्टोरियंस हैव अ रिच कलेक्शन ऑफ सोर्सेस टू गो ऑन विच वी कैन ब्रॉडली डिवाइड इनटू, हमने ये पढ़ा था, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स एंड मटेरियल जो हमारे पास है। Textual sources include histories of period written by contemporary, जैसे कि they were called as annals। उनको क्या बोला जाता था, annals, because the narrative was constructed on a year। annal मतलब annual, annal रीजन यहाँ पर आता है annual, और इसीलिए उसको अनाल बोला जाता था। जो भी आपके पास, उनके पास जो थे लेटर, स्पीचेस, सरमॉन, लॉ, इन सब को लेकर जो है बनाया गया। Documentary sources include mainly inscriptions, papyri. Inscriptions were usually cut on stone, so a large number survived both in Greek and Latin. The papyrus was a reed-like plant that grew along the banks of Nile in Egypt and was processed to produce a writing material. इसी से आपका जो वर्ड पेपर आता है वो बनता है। Thousands of contract, account, letter, official documents survive on papyrus and have been published by scholars who are called papyrologists, जिन्होंने इसको लिखा था।
तीन आपके हमारे सोर्सेज हैं, टेक्स्ट है, पैपिरस मटेरियल है, और हमारे पास है, देन हमारे पास है मटेरियल रिमेन्स जो बच गए, खंडर. That is wide assortment that mainly archaeologists have discovered. Like excavation से पता लगा, field से building, monument, structure, pottery, coin, mosaic, इन सब से जो हमें मिला है वो हमारा तीसरा सोर्स है. तो how many sources were there? There were 3 sources. और इसमें से ये वाला जो वर्ड है ये 1 मार्कर में आ सकता है, और बाकी जो 3 वाला वो 2 मार्कर में आ सकता है. Right? So this is how we have come to know about what was Rome all. Two powerful empires ruled over. ये देखो, अगर हम ये देखते हैं ना, नीचे ये वाला जो है, ये मैंने आपको बताया था, मैसेडोनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल, यहाँ पर आपका ग्रीक है, ग्रीक, मैसेडोनिया, बर्सिलोना, ये वाले सारे एरियाज है. देन अगर हम लोग इधर ऊपर ये वाला एरिया लेकर चलते तो ये आज का हमारा इटाली है. देन ये जो आपका ये वाला जो यहाँ से आपका आ रहा है, ये अफ्रीका की तरफ आ रहा है, सहारा डेजर्ट. तो ये हम लोगों ने पढ़ना कि कौन से 3 आपके वो कॉन्टिनेंट्स थे. राइट? Two powerful empires ruled over most of Europe, North Africa, and Middle East in the period between birth of Christ and 7th century. And the 2 empires were those of Rome and Iran. The Romans and Iranians were rivals and fought each other for much of their history. Their empires lay next to each other, और एक बीच में जो है आपका छोटा सा नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो यूफ्रेट्स जो रिवर है उससे अलग हो जाता है. यानी कि इस तरफ आपका रोमन एम्पायर, उस तरफ आपका ईरान. ईरान आपका जो है टूवर्ड्स इंडिया आता है, और रोम आपका टूवर्ड्स फ्रांस जाता है. ठीक है? इन दिस चैप्टर वी शैल बी looking at the Roman Empire, that is, but we shall also refer in passing to Roman's rival Iran. So if we look at the map, you will see the continents of Europe and Africa are separated by a sea. Mediterranean Sea है आपका बीच में, right? That stretches all the way from Spain in the west to Syria in the east. आज की डेट पर यहाँ पर आपका स्पेन है. अभी यहाँ पे लिखा नहीं है ना, लेकिन इन द आज हमारे जो उसमें है ये स्पेन है, ये आपका फ्रांस आता है. यहां से यहां तक का जो एरिया है, इनके बीच में आपका कौन सा सी आ रहा है? मेडिटेरियन सी. दिस कैन बी 1 मार्कर क्वेश्चन. द सी इज कॉल्ड एज मेडिटेरियन सी एंड इट वाज अ हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर. Rome dominated the Mediterranean and all the region around the sea in both the direction, north and south. To the north, the boundary of empires were formed by 2 great rivers, Rhine and Danube. आपका जो राइम एंड डेन्यूब है ये आपका आज का जर्मनी है. टू द साउथ बाय द ह्यूज एक्सपेंस ऑफ डेजर्ट कॉल्ड सहारा. यानी कि ये जो हमें दिख रहा है ना ऑन द स्क्रीन, ये पूरा हमारा रोमन एम्पायर था, जिसमें आपका ये जो कैरेफियन माउंटेन लिखा है, एल्प्स लिखा है, या फिर जो नीचे वाला एरिया लिखा है, ये पूरा राइट साइड में अलेक्जेंडरिया, इजिप्ट, ये पूरा आपका जो है दैट कम्स अंडर द रोमन. This vast stretch of territory was the Roman Empire. Iran controlled the whole area south of Caspian Sea down to eastern Arabia and some large part of Afghanistan as well. These 2 superpowers had divided most of the world that Chinese called Ta Chi In. Please, इसको चाइना ऑफ वेस्ट, मतलब इस दोनों को उस वक्त में ऐसे बाकी ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन होगा वो बाद में आए थे. तो जो आपका ईरान विच स्ट्रेच टिल अफगानिस्तान, वो आपका एक एम्पायर था, एंड रोम जो कि आपका इस तरफ जाता था वेस्टर्न, वो आपका रोमन एम्पायर था. और चाइनीज इसको बोलते थे ताचिन, यानी कि द चाइना ऑफ वेस्ट. The Roman Empire can be broadly divided into 2 phases, early and late.
डिवाइडेड बाय द थर्ड सेंचुरी, इसमें पेपर में जो थर्ड वाला ना वो पेपर में आया हुआ है, क्योंकि वो क्राइसिस वाला है। ठीक है, वो क्राइसिस वाला है, द पीरियड विच वाज क्राइसिस। In other words, the whole period down to the main part of third is called as early empire, and the period after that was late empire. A major difference between two superpower and their respective empire was Roman Empire was culturally much more diverse than that of Iran. The Parthians and later the Sasanians, the dynasty that ruled Iran in this over a population that was largely Iranian. जो इरानियन है उनका नाम ये है, और रोमन एम्पायर आपका इधर। द रोमन एम्पायर बाय कंट्रास्ट वाज अ मोजेक, मोजेक आपको पता है ना, सुंदर सुंदर से होते हैं, द टेरिटरीज एंड कल्चर्स दैट वर चीफली बाउंड टुगेदर बाय अ कॉमन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। उस वक्त में, इन मतलब कि अर्ली फिफ्थ सेंचुरी, जब आप हम बोलते हैं थर्ड सेंचुरी फिफ्थ सेंचुरी, इन दोज पीरियड्स यू हैड द वर्ड कॉल्ड रिपब्लिक। आप सोच सकते हो रिपब्लिक उस वक्त में था, हम इंडिया में आज बात करते हैं। हम आज इंडिया के अंदर ये बात करते हैं, व्हाट वाज रिपब्लिक। लेफ्ट में देखिए, द रिपब्लिक वाज अ नेम फॉर अ रेजिम, रेजिम मतलब रूल, इन विच द रियलिटी ऑफ पावर ले विद इन द सेनेट। नाउ सेनेट जो है आज की डेट पे हम लोग पार्लियामेंट को बोलते हैं, हमारे हम पॉलिटिकल साइंस में वी कॉल इट एज कांग्रेस और वी कॉल इट एज पार्लियामेंट। उस वक्त में इट वाज कॉल्ड एज सेनेट, a body dominated by small group of wealthy families, that but one thing था, उस वक्त में most of these areas were dominated by the elite groups, the rich groups, the religious groups, ऐसे लोग होते थे। who formed the nobility, फ्रेंच में याद होगा आपको, nobles, clerics, clergy and third estate। in practice the republic represented the government of the nobility एंड एक्सरसाइज थ्रू सेनेट। मतलब ये ग्रुप होते थे, देयर वर पीपल फ्रॉम रिच, दे फॉर्म, बट इनका एक पार्लियामेंट होता था। एंड द रिपब्लिक लास्टेड फ्रॉम 509 BC to 27 when it was overthrown by Octavian, the adopted son of an heir of Julius Caesar, who later changed his name to Augustus। ऑक्टेवियन ही बाद में अगस्टस बना था। अगस्टस, अगस्टस से ही जो हमारा अभी ऑगस्ट वाला जो नेम है ना, इट हैज कम। एंड जूलियस सीजर थे हमारा जो सिजेरियन ऑपरेशन हम लोग बोलते हैं, सिजेरियन सीजर, दैट कम्स फ्रॉम देयर। Now there are so many theories behind it. Senate was for life and wealth and office holding counted for more than that। उस वक्त में दे हैड अ प्रॉपर सिस्टम, और ये सिस्टम आज के जैसा नहीं था, बट मोर और लेस देयर वाज सम पावर। तो रोम के अंदर जो है द गवर्नमेंट वाज अ कॉमन सिस्टम, मेनी लैंग्वेजेस वर स्पोकन बाय द एम्पायर, बट फॉर द पर्पस ऑफ एडमिन लैटिन एंड ग्रीक वर मोस्टली यूज्ड। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पावर में लैटिन और ग्रीक यूज करते थे, अदरवाइज अगर आप आपस में बात करते हैं, लोकल लैंग्वेजेस होते थे वो बहुत सारे होते थे। द अपर क्लासेस ऑफ द ईस्ट स्पोक एंड रोट इन ग्रीक एंड दोज इन द वेस्ट इन लैटिन। इधर वाले जो है वो ग्रीस में बोलते थे, इधर वाले लैटिन बोलते थे। And the boundary between those broad language areas ran somewhere across middle of Mediterranean, between the African provinces of Tripolitania, जो कि आपका लैटिन था, और इस तरफ अगर आप देखते हैं क्राइनेशिया, वो ग्रीक स्पीकिंग था। मतलब अगर हम मैप के तरफ से भी देखेंगे तो इस तरफ अगर हम इधर की तरफ देख रहे हैं मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी के लेफ्ट में देखेंगे तो वो सारे ग्रीक बोलते थे, राइट की तरफ देखेंगे तो दे ऑल स्पोक द।
You can see it. All those who lived in the empire were subject of a single ruler. चाहे वो मेडिटेरियन सी के इस तरफ रहते थे या वहां पर, द एम्परर रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे लिव्ड और व्हाट लैंग्वेज दे स्पोक, यानी कि एक आपका सिस्टम था गवर्नमेंट का। द रेजिम एस्टैब्लिश्ड बाय अगस्टस, हम लोग अगस्टस कौन है? जूलियस सीजर का अडॉप्टेड बेटा ऑक्टेवियन, जिसने अपना नाम ऑगस्टस कर लिया था। द 27 वॉज कॉल्ड एज प्रिंसिपेट। प्रिंसिपेट को हम अलग से पढ़ेंगे। प्रिंसिपेट इज अ स्पेसिफिक, मतलब वो कौन था? प्रिंसिपल, मेन। मेन प्रिंसिपल मतलब मेन। Although Augustus was the sole ruler and only real source of authority, the fiction was kept alive that he was actually only the leading citizen, principal, not the absolute ruler. मतलब उनका मानना था कि he was only represented. This was done out of respect for the Senate, the body which had controlled Rome earlier, in the days when it was a republic. Already हम republic के बारे में पढ़ चुके हैं. The Senate had existed in Rome for centuries and had been and remained a body representing the aristocracies, the wealthiest family of Rome, मतलब वहां पे, and later Italian descent, mainly landowners. अगर हम एम्पायर मोनार्की बात करते हैं, अगर हम बोलते हैं कौन एम्परर था, तो वो रिच पीपल हुआ कर, they were not the elected members. Most of the Roman history that survive in Greek and Latin written by people from a senatorial background. From these, it is clear emperors were judged by how they behave towards Senate. The worst emperors were those who were hostile, behaving with suspicion of brutality and violence. Many senators yearned to go back to the days of republic, but must have realized this was impossible. Next to emperor and the Senate, other key institution of imperial rule was army. सबसे पहला एम्परर, उसके नीचे आपके पार्लियामेंट यानी कि सेनेट, सेनेट के बाद आपका आर्मी. Unlike the army of rival in Persian Empire, that is the Iranian, which was a conscripted army, the Romans had a paid professional army where the soldiers had to put a minimum of 25 years of service. यानी कि उस वक्त में भी they had a system of administration. जैसे हमारे यहाँ भी होता है मिनिमम कितना आपको आर्मी में सर्विस देना है, when you can take a voluntary retirement, when you get a retirement, ये सब कुछ होता है. The army was the largest single organized body, around 6 lakh, and it certainly had the power to determine the fate of emperors. That is why in the earlier period, अगर हम कहते हैं कि कूप मतलब मिलिट्री का ओवरथ्रो करना was very common. मिलिट्री जो है वो ओवरथ्रो कर देता था एम्परर्स को. The soldiers would constantly agitate for better wages, service conditions. These agitations often took the form of mutiny. Mutiny मतलब revolution. Mutiny मतलब revolution. If the soldiers felt let down by their general or even emperor, मतलब वो जो है revolution पर उतर आते थे, क्रांति. Again, our picture of Roman Empire army depends largely on the way they were portrayed by historians with senatorial sympathies. The Senate hated and feared the army because it was a source of often unpredictable violence. एम्परर को तो आर्मी चाहिए था, लेकिन जो सेनेटर्स थे यानी कि जो पार्लियामेंटर्स थे, उनको जो है आर्मी से नफरत थी. क्यों नफरत थी? क्योंकि भाई अगर आर्मी म्यूटिनी पे उतर आए तो लड़ाई झगड़ा, वायलेंस. Especially in the tense condition of 3rd century, when government was forced to tax more heavily to pay for its mounting military expenditure. भाई उनको मिलिट्री की रख रखाव के लिए वो जो है कॉमन पीपल से टैक्स लेते थे, और इस वजह से कॉमन पीपल सेनेटर्स जो है वो लोग नफरत करते थे मिलिट्री. टू सम अप, द एरिस्टोक्रेसी, sorry, the emperor, aristocracy and army were the three main players in the political history. आजकल क्या होता है,
लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। वहां पर क्या होता था, एम्परर जो कि रिच फैमिली को बिलोंग करता था, उसके नीचे सेनेटर्स जो कि एरिस्टोक्रेट्स यानी कि द रिच पीपल, जिनका चूज का भी एक तरीका होता था, जो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था, द हाईएस्ट टैक्स स्लैबर्स, द प्रॉपर्टी पीपल, वो। एंड द आर्मी, आर्मी बचाने के लिए भी खुद को और एक्सपेंशन के लिए भी, और आर्मी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट टैक्सेस लेती थी। इस वजह से सेनेटर्स जो हैं दे हेटेड द मिलिट्री। द सक्सेस ऑफ individual emperor depended on their control of army, and when the armies were divided, the result was civil war. Civil war का मतलब क्या होता है? It is the armed struggle within the country. जब लोग अपने गवर्नमेंट के ही खिलाफ रोड पर उतर आए, उसको हम सिविल वॉर कहते हैं। इफ यू रिमेंबर, वी हैड रेड अबाउट सिविल वॉर इन पावर शेयरिंग इन क्लास 10। एक्सेप्ट फॉर वन नोटोरियस ईयर, नोटोरियस मतलब बड़ा ही उबड़ खाबड़ सा रहा, नोटोरियस जैसे होता नॉटी, when four emperors mounted the throne in quick succession। मतलब सोचो, एक ऐसा पीरियड था जब एक के बाद एक चार एम्परर जो है वो ओवरथ्रो कर रहे थे। उसके अलावा कभी ज्यादा परेशानी वहां नहीं हुई। द फर्स्ट 2 centuries वर ऑन द होल फ्री फ्रॉम सिविल एंड इन दिस सेंस रिलेटिवली स्टेबल। पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है टूट फूट होने लगी। Succession to the throne was based as far as possible on family descent, either natural or adoptive. That is the monarchy. या तो उनका अपना बच्चा होगा या अडॉप्टेड होगा। एंड इवन द आर्मी वॉज स्ट्रांगली वेडेड टू दिस प्रिंसिपल। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्मी वॉज स्ट्रांगली वेडेड? मतलब इवन जो आर्मी में जो लोग काम करते थे उनका भी सेम था, उनके बाद उनके बच्चे, ऐसे। यहां पर ये इसका मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, Tiberius, the second in the long line of Roman Empire, was not the natural son of Augustus, the ruler who founded the Principate, but Augustus adopted him to ensure a smooth transition. हमारे यहाँ रानी झांसी जो है उनके लिए बोला जाता है कि शी, और तभी हमारा जो है ना एक बहुत ही बड़ा देर वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट, और उसी से जो म्यूटिनी थी वो स्टार्ट हुई थी, क्योंकि उन्होंने थ्रोन पर अपने अडॉप्टेड बच्चे को रखा था जो ब्रिटिश को पसंद नहीं आता। बट इन द अर्लियर सेंचुरी इट वाज नॉट लाइक दैट, अपना बच्चा नहीं है तो वो अडॉप्टेड को रखती थी। एक्सटर्नल वॉरफेयर वॉज ऑल्सो मच लेस कॉमन इन द फर्स्ट 2 century। अगर हम इन पूरे को पढ़ते हैं तो एक चीज आती है कि जो पहले 2 centuries थे उनमें ज्यादा वॉर नहीं था। It was only in the third. The empire inherited by Tiberius from Augustus was already so vast that further expansion was unnecessary. In fact, the Augustan age is remembered for its peace it ushered in after decades of internal strife and century of military conquest. The only major campaign of expansion in the early was Trojan त्रजन हम बोलते हैं, फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन इन टेरिटरी अक्रॉस यूफ्रेट्स। ट्रोजन का एक बहुत अच्छा सा अलग सी एक स्टोरी भी आती है। देन आफ्टर अ विंटर, ये सिर्फ एक छोटा सा लिखा हुआ, मैं इसको पढ़ रही हूँ। इन एंटियोक मार्क्ड बाय अ ग्रेट अर्थक्वेक, ट्रजन मार्क्ड डाउन टू द यूफ्रेट्स टू टेसिफान द पार्थियन कैपिटल दैट इज ईरान, एंड देन टू द हेड ऑफ पर्शियन गल्फ। देयर Cassiodeo describes him looking longingly at a merchant ship setting off for India and wishing that he were as young as Alexander। मतलब ट्रजन का एक ड्रीम था कि वो इंडिया को कॉन्कर करें, लेकिन इंडिया, एज आई सेड, आज वाला इंडिया नहीं है। यू कैन नॉट कमिट टू द टूडेज इंडिया। इंडिया उस वक्त में आपका एक्सपैंडेड था टू मेनी एरियाज। Much more characteristic was the gradual extension of Roman direct rule.
This was accomplished by absorbing a whole series of dependent kingdom into Roman provincial territory. मतलब there were many kingdom जो रोम के अंडर आना चाहते. The Near East is name. Near is not past. The Near East is a name. Was full of such kingdoms. But by early second century, those which lay west of Euphrates had disappeared, swallowed up by Rome. मतलब इनमें से कुछ तो बहुत ही वेल्दी थे. इट इज सेड द डेनारियस वाज अ रोमन सिल्वर कॉइन जो 4.5 ग्राम का था. सोचो ऐसे इनके कॉइन्स थे. In fact, except for Italy, which was not considered a province in these centuries, all the empires were organized into provinces and subject to taxation. At its peak in the second century, the Roman stretched from Scotland to the borders of Armenia. Armenia आपका रशिया की तरफ आता है. From Sahara, that is आपका Africa, to Euphrates and sometimes beyond. मतलब उन्होंने तकरीबन पूरे यूरोप में जो है अपना स्ट्रेच रख लिया था. Given that there were no government in the modern sense to help them to run things, you may ask, how was it possible? इतना बड़ा कैसे वो करते थे अराउंड 60 मिलियन पॉपुलेशन की. So that was because of the urbanization. The great urban centers कौन कौन से हैं? Carthage, Alexandria, Antioch. These are the three greatest urban centers. One marker question. Were true bedrock of imperial system. It was through the city that government was able to tax the provincial countryside, which generated much of the wealth of the empire. मतलब यहाँ के जो लोग होते थे वो कंट्री साइड के प्रोविंसेस को के ऊपर जो है कंट्रोल रखते. What this means is local upper classes collaborated with the Roman state in administering their own territories and raising taxes from them. जैसे अभी क्या होता है इंडिया के कंटेक्स्ट में, हमारे जो स्टेट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट वो रूल करती है ऑन देयर स्टेट्स, वहां से वो टैक्सेस लेती है और सेंट्रल को देती है. ये सिमिलर सिस्टम था लेकिन उसका कोई नेम नहीं था. बस जो स्टेट गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर है, उनकी जगहों पर वहां पर जो लोकल अपर क्लासेस यानी कि जो हायर क्लासेस होते थे वो रोमन एम्पायर के साथ में कोलैबोरेट करते थे, अपने एरिया पर कंट्रोल रखते थे, टैक्सेशन लेते थे एंड दे यूज टू गिव इट टू द मेन एम्पायर. In fact, one of the most interesting aspect of Roman political history is dramatic shift between Italy and the provinces. पहले तो Italy was not considered. Throughout the second and third century, it was provincial upper classes who supplied most of the cadre, that is for the military, that governed the provinces and commanded the army. They came to form a new elite of administrators and military commanders who became more powerful than the senatorial because उनके पास emperor का support था. And as this new group emerged, the emperor Gallienus consolidated their rise to power by excluding senators. उसे senators को अलग कर दिया और military और अपने आप को include कर दिया. We are told Gallienus forbade senators from serving in the army or having access in order to prevent control of empire from falling into their hand. कहीं senators उनको जो है उस जगह को कंट्रोल ना कर ले, इसलिए सेनेटर्स कौन होते थे? जो पार्लियामेंट में एक एलाइट ग्रुप था, उनको एक्सक्लूड कर दिया. यानी कि कंट्रोल वाज मोर और लेस विद द एम्पायर एम्परर्स एंड उसको जो है कंट्रोल करने के लिए वो यूज करता था मिलिट्री. टू सम अप, in the late first, second, and early third century, the army and admin were increasingly drawn from provinces as citizenship spread to these regions and was no longer confined to Italy. But individuals of Italian origin continued to dominate the Senate till 3rd century, when senators of provincial origin became a majority. These trends reflected the general decline of Italy within empire, both political and economic, and rise of the new elite class. A city in the Roman sense was an urban center. मतलब किसको city बोलते हैं?
जो आपका अर्बन सेंटर है, जहां पर सारे फैसिलिटीज हैं, जहां अपना उनका मजिस्ट्रेट है, अपना सिटी काउंसिल, द वन हु इज कंट्रोलिंग अ टेरिटरी। टेरिटरी कौन क्या होता है? द एरिया विच हैड विलेजेस, और इसको जो सिटी काउंसिल होता था वो रूल कर, जैसे हमारे यहाँ ग्राम सभा, उसके बाद मंडल, फिर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंडर आपके बड़े सारे जो विलेजेस आते हैं। Thus, one city could not be the territory of another city, but villages almost were. Villages could be upgraded to status of city and vice versa. That was imperial का फेवर था। अगर वो चाहता था तो विलेजेस को सिटी का दर्जा दे सकता था, नहीं तो सिटी को विलेज का दर्जा। दिस वॉज हाउ द पीपल used. One crucial advantage of living in a city was simply it might be better provided for during food shortages and even famines than the countryside. वो आज की डेट पर भी वही है कि लोग विलेजेस से सिटी की तरफ क्यों आते हैं, क्योंकि सिटी में उनको कम से कम 2 वक्त का खाना मिल जाए। राइट, सो दिस इज what we have done in a nutshell if I explain। हम इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर हम, ये है थर्ड सेंचुरी क्राइसिस, जब कैसे मतलब कि खत्म हो गया था। अगर हम पढ़ते हैं तो आज की डे में जो अगर हम बोलते हैं यूरोप, तो यूरोप के मेजर हिस्सों में आपका रोमन कंट्रोल था। हम लोग इस पूरे चैप्टर में रोम के बारे में पढ़ रहे हैं, रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वी आर नॉट रीडिंग एनीथिंग अबाउट ईरानियन, सिर्फ उसका वो हिस्सा पढ़ रहे हैं जो रोमन एम्पायर के लिए कहीं ना कहीं खतरा था। तो दैट वाज, वहां पे कैसे आपका पॉलिटिकल सिस्टम था, सोशल सिस्टम कैसा था, विलेज को कब सिटी का वो दिया जाता था, कैसे पॉलिटिकली कंट्रोल होते थे, द मेन 3 प्लेयर्स कौन थे, द एम्परर, द सेनेटर्स एंड द आर्मी। आर्मी कैसे पावरफुल हो गया। द मेन, वन ऑफ द मेन रूलर वाज अगस्टस, जिसका नाम ऑक्टेवियन था। एंड बाद में हाउ दे कंट्रोल, अपने बाद में वो कैसे अपने आप को, तो उनका जो बच्चा बेटा होता था या अपना नहीं है तो अडॉप्टेड होता। दिस इज how the rule was there in the early first and second century. In the third century अगर हम कहें तो that was which we call as crisis. The empire found itself fighting on several fronts. In Iran, a new and more aggressive dynasty, जिनको हम ससानियंस बोलते हैं, वो आ गए, जो कि यूफ्रेट्स की तरफ फैल रहे थे। In the famous rock inscription cut in 3 languages, Shapur, the Iranian ruler, claimed he had annihilated a Roman army of 60,000 और उसने एंटियोक पर जो है कब्जा करा था। Meanwhile, a whole series of Germanic tribes और rather tribal confederacies, जिनको हम अल्मनन बोलते हैं, गॉथ बोलते हैं, गॉथिक बहुत अभी भी हम बोलते हैं गॉथिक डिजाइन, वो वहां पर दे बिगैन टू मूव अगेंस्ट राइन एंड डेन्यूब, फ्रांस, फ्रांस आपका। एंड द होल पीरियड सॉ रिपीटेड इन्वेजन ऑफ अ होल लाइन फ्रॉम ब्लैक सी टू एल्प्स एंड सदर्न जर्मनी। So the Romans were forced to abandon much of the territory beyond the Danube, while the emperor were constantly in the field against the Roman called barbarians. The rapid succession of emperor in third, that is 25 emperors in 47 years, इससे हमें पता लगता है कि रोम के अंदर जो थर्ड सेंचुरी था उसमें कितना क्राइसिस था। क्राइसिस क्या क्या थे? एक तरफ ईरान ने अटैक किया था, दूसरी तरफ जर्मनिक ट्राइब्स जो थे उन्होंने जर्मन वाला, जो आज की जो जर्मनी वाला एरिया है, डेन्यूब राइन वाला जो एरिया, वहां पर उन्होंने इन्वेट किया था, और आज जो जर्मनी वहां फॉर्म हुआ है वो वहां फॉर्म हुआ था, दैट इज आपके एल्प्स के उस तरफ, स्विट्जरलैंड के उस तरफ। और तीसरा क्राइसिस था, जो एम्परर्स थे वो आपस में ही लड़ते रहे थे अगेंस्ट व्हाट द रोमन्स कॉल्ड बारबेरियंस, मतलब वो अपने ही। और इस वजह से क्या हुआ, 25 एम्परर विद इन 50 years वर चेंज्ड।
This shows the crisis during that period. तो फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी, फर्स्ट सेंचुरी दिखाता है व्हाट वाज द एस्टैब्लिशमेंट, सेकेंड सेंचुरी हमारा दिखाता है देयर वर स्लोली स्लोली देयर वर कॉन्फ्लिक्ट्स, द पावर ऑफ आर्मी, द पावर ऑफ द पावर ऑफ एम्परर्स, एंड थर्ड दिखाता है हमें द एरिया व्हेन देयर वाज द टाइम व्हेन देयर वाज क्राइसिस। और क्राइसिस कहाँ कहाँ पर थे? ईरान में, ईरान वाले जगह की वजह से, जर्मनी की वजह से, एंड तीसरा आपस में ही रोमन्स जो है वो लड़ रहे थे, इस वजह से जो एम्पायर था वो क्राइसिस में चला गया। राइट, द नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज जेंडर लिटरेसी एंड कल्चर, जो हम मतलब कि वी वुड बी स्टडिंग। देन द इकोनॉमिक एक्सपेंशन, धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ा था, कंट्रोलिंग द वर्कर्स, वर्कर्स को कैसे कंट्रोल किया गया था ड्यूरिंग दोज थ्री पीरियड्स ओनली, उसी तीनों पीरियड के अंडर ही वर्कर्स कैसे कंट्रोल होते थे, स्लेवरी कैसे होती थी, उस वक्त में कैसा सोशल हिरारकी था, जैसे हमारे यहाँ पर भी वी हैव अ गुड हिरारकी सिस्टम, इनकम, एंटिक्विटी क्या थी, क्या क्या चीजें थी, एवरीथिंग वी विल बी रीडिंग इन द नेक्स्ट वन। राइट, अगर इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि या तो आप नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ो, या फिर अंडरलाइन कर करके यू हैव टू रीड इट, और पार्ट पार्ट करके आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। लाइक इसमें फर्स्ट थर्ड क्राइसिस वाला पेपर में आता है, कौन कौन से रोमन सिटीज थे वो आता है, कौन एम्परर था वो आता है, ये वाले जो है छोटे छोटे छोटे। देन व्हाट वर द रीजंस उनके टू कम अप एंड फॉर द क्राइसिस, वो आपके आते हैं। देन व्हाट वाज द लोकेशन ऑल अबाउट, ये आता है जो अभी तक हमने पढ़ा है। ठीक है, वी वुड कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।